तो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है 26वीं राष्ट्रमंडलीय शिखर सम्मेलन। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस मेरा नाम है किरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की जो घटना सार की बुक है वो, जो कि अप्रैल 2022 से 2023 तक यानी पूरे 1 साल की है। पार्ट 16 करेंगे और इसमें हमारा चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, मतलब ये वाला पार्ट। चलिए गाइस, सब जितना हमने कर लिया उससे आगे फटाफट बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, करना बहुत ज़्यादा है। तो इसमें लिखा है जो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की बात। तो यहाँ लिखा है 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की जो बैठक है वो कब हुई है। वो हुई है, देखिए कोई नहीं पूछ रहा कि कब हुई है, ठीक है, समझ लीजिए रिसेंट में ही हुई होगी तभी बात चल रही है। तो ठीक है, कहाँ कब हुई है मत याद रखिए, हाँ कहाँ हुई है, किगाली रवांडा में हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर की अगर हम बात करें तो 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए क्या पहुंचे थे रवांडा। और ये जो बैठक थी ना वो कितने 4 दिवसीय थी, 4 दिन की थी, ठीक है, मतलब वो जो है 4 दिवसीय दौरे पर गए थे, ठीक है। तो इस शिखर सम्मेलन का अगर हम विषय की बात करें तो विषय हमेशा याद रखना है, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। चलिए, किगाली में क्या होता है, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के समापन पर लिविंग लैंड्स चार्टर की घोषणा की गई। तो ये याद रखिएगा गाइस। ऐसे का गैर बाध्यकारी चार्टर, देखिए एक होता है बाध्यकारी, एक होता है गैर बाध्यकारी। मतलब इसमें ना देश अपनी मर्जी से करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाध्यकारी होते तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस चार्टर में उल्लिखित है कि सदस्य देश वैश्विक भूमि संसाधनों की रक्षा करेंगे, ठीक है। अब ये बाध्यकारी तो है नहीं, करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई नहीं, कोई कुछ कह नहीं सकता। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के ह्रास, स्थायी प्रबंधन की दिशा में कार्य करते हुए भूमि जो क्षरण हो रहा है उसको रोकेंगे, ठीक है। तो इसमें वैश्विक चुनौतियों के लिए क्या है, राष्ट्रमंडल सदस्य देशों ने जो है 4 परिणाम दस्तावेजों को स्वीकार किया, जिसमें कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका चौगम विज्ञप्ति, एक हो गया बाल देखभाल और संरक्षण सुधार पर किगाली घोषणा, एक हो गया आपका सतत शहरीकरण पर घोषणा और कॉमनवेल्थ लिविंग लैंड्स चार्टर, कॉमनवेल्थ कॉल टू एक्शन लिविंग लैंड्स, ठीक है। तो ये हो गया कॉल, राइट। अब इसमें लिखा है कि इसमें राष्ट्रमंडल जो है 54 देशों का क्या है, एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1949 में लंदन में घोषणा पत्र द्वारा हुई थी, ठीक है। तो इस संघ के अधिकांश देश जो है ब्रिटिश साम्राज्य के क्या थे, उपनिवेश थे। राष्ट्रमंडल आप जानते हैं, जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तभी ये बात हुई थी, राष्ट्रमंडल में कॉमनवेल्थ में होना चाहता है देश या नहीं होना चाहता, तो वही वाली बात है। तो इसमें ना वही सारे देश थे, हमारा देश भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, ठीक है, उपनिवेश थे हम भी, ठीक है। वैसे इसने कहा मैक्सिमम जो इसमें देश हैं वो उपनिवेश थे ब्रिटिश साम्राज्य के, और इसका जो मुख्यालय देखिए लंदन में। तो वर्ष 2024 में क्या है आपका चौगम के 27वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी समोआ द्वारा की जाएगी, ठीक है। और ये पहला प्रशांत देश है जिसे ये मेज़बानी मिलेगी, प्रशांत देश है जिसे मेज़बानी मिलेगी, पहला देश है। नेक्स्ट लिखा है भारत की जलवायु प्रतिज्ञाओं की महत्वाकांक्षा में क्या, चौथा, और 5 अनुपालन में जो है 5वां स्थान। चलो, तो इसमें है वैज्ञानिक पत्रिका यानी कि नेचर क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि 8 सितंबर 2022 को क्या है प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार क्या हुआ, पेरिस समझौते के लिए भारत को अद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा के अनुपालन में जो 5वां और क्या है महत्वाकांक्षा में 4था स्थान दिया गया है। तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो अध्ययन, मतलब इस अध्ययन रिपोर्ट में क्या है 8 देश कौन कौन थे, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, रशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील के साथ क्या यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है शामिल है। जबकि यूरोपियन संघ की बात करें तो इसमें जो शीर्ष स्थान का दावा किया है, ठीक है। यूरोपीय संघ ने क्या इसमें शीर्ष स्थान का दावा किया। यूएसए को अनुपालन में नीचे और महत्वाकांक्षा में दूसरे स्थान पर रखा गया। पेरिस समझौते के लगभग सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 26वें सत्र के दौरान अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को अद्यतन किया था, ठीक है। अब इसमें लिखा है अनुपालन श्रेणी में अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पे यूरोपियन यूनियन है, दूसरे नंबर पे चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका है, 5वें नंबर पे अभी हमने देखा भारत है, फिर रशिया है, सऊदी अरब है, ब्राज़ील और यूएसए। अगर वहीं बात करें महत्वाकांक्षा श्रेणी में तो इसमें भी यूरोपियन यूनियन फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे चाइना, दोनों का सेम है, फिर साउथ अफ्रीका है, और उसके बाद है हम आते हैं 4th नंबर पे, फिर देन ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, रशिया है, यूएसए एंड सऊदी अरब है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन और क्या है ना उसके जो नकारात्मक प्रभाव है उससे निपटने के लिए क्या है पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में COP21 में क्या है विश्व के नेताओं ने ऐतिहासिक पेरिस समझौते भी क्या किया था,
हस्ताक्षर किया था। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था ये, ठीक है। तो इसमें क्या, जलवायु परिवर्तन उसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए था ये। COP21 2015 में होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता, ठीक है। तो यहाँ लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के लिए मान्यता देता है। और भारत में इस प्रस्ताव के पक्ष में क्या है, मतदान किया भारत में, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है कि स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण पर पहुंच एक क्या है, सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ठीक है। 193 सदस्य जो ये महासभा है उसमें 161 मतों के साथ इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। मतलब अभी भी इसमें कुछ 30 कंट्रीज़ ऐसी थी जिसने इसे पारित करने के पक्ष में ही नहीं थे। अच्छा, हालांकि इसमें लिखा है बेलारूस हो गया, कंबोडिया, चाइना, इथियोपिया, ईरान, किर्गिस्तान, रूस और क्या है सीरिया ने खुद को मतदान से दूर रखा, बताइए। जबकि भारत ने जो है प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हुए संकल्प की प्रक्रिया और क्या है सार पर अधिक चिंता व्यक्त की है, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है प्रस्ताव इस बात की पुष्टि करता है कि मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के सिद्धांत के तहत बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन व कानून की आवश्यकता है। अब है UN महासभा में यह प्रस्ताव मूल रूप से कोस्टारिका, मालदीव्स, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्ज़रलैंड ने जून 2022 में प्रस्तुत किया था। अब है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार आशीष शर्मा ने कहा है कि भारत बेहतर पर्यावरण के लिए किसी भी प्रयास का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कुछ चिंताएं हैं जिसके तहत हम संकल्प के ऑपरेटिव पैराग्राफ 1 से खुद को अलग करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, उन्होंने कहा संकल्प पैराग्राफ 1 में लिखा है कि UNGA मानव अधिकार के रूप में स्वच्छ, स्वस्थ और गहरे टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि जर्मनी ने लॉन्च की दुनिया की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, राइट। तो यहाँ लिखा है कब करी जर्मनी ने क्या हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का जो है दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है। तो इसमें जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह लेगी और क्या है पहले लोअर सैक्सोनी राज्य में गैर विद्युतीकृत पटरियों पर ये संचालित होती है, ठीक है। तो 14 ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए करती हैं जो इंजन को शक्ति प्रदान करती है। तो हाइड्रोजन ट्रेनों से कोई जो है प्रदूषण नहीं होता है, ना ही ये जो ट्रेन शोर करती हैं, और इस ट्रेन के संचालन पर केवल जो है भाप और क्या है वेपराइज्ड वाटर का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो जर्मन सरकार ने जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग का क्या है विस्तार करने का समर्थन किया। अच्छा, 1 किलो हाइड्रोजन लगभग जो है 4.5 लीटर डीजल के समान होता है और हाइड्रोजन के एक टैंक से ये ट्रेन जो है 1000 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तय कर सकती है, ठीक है। अब इसमें लिखा है 39 मिलियन यूरो की यह परियोजना जो है लोअर सैक्सोनी की अपनी अर्थव्यवस्था को हरित बनाने के प्रयासों के लिए क्या है उत्कृष्ट उदाहरण है। फ्रांसीसी कंपनी यानी कि एल्स्टॉम द्वारा निर्मित चमकीले नीले रंग की कोराडिया आइलैंड ट्रेन का संचालन क्षेत्रीय रेल कंपनी यानी कि LNVG द्वारा किया जाता है और जो उत्तरी शहरों यानी कि कक्स हेवन, ब्रेमर हेवन और ब्रेमर वोडे और बक्सटेहुड के बीच जो है मार्गों पर संचालित होती है, ठीक है। ये कोई नहीं पूछ रहा। ब्रिक्स का 14वां जो है शिखर सम्मेलन, इसकी बात कर लें तो 5 देशों के समूह यानी कि ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है BRICS, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का जो है 14वां शिखर सम्मेलन कब होता है, जून 2022 में। अच्छा, चीन की मेज़बानी में ये जो है आपका वर्चुअल तरीके से होता है यानी कि ऑनलाइन हो रहा है। तो इसमें जो है जो पाँचों सदस्य देशों के शासन प्रमुखों, रूसी राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राज़ील के राष्ट्रपति क्या है जायर बोल्सोनारो, अफ्रीका के राष्ट्रपति हो गए साइरिल रामाफोसा एंड भारत के प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से ही पारस्परिक महत्व के मुद्दों पर क्या है चर्चा करी इन्होंने, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो थीम की बात करें तो इसमें लिखा है फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप ऊसे इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट।
उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। थीम वाले इस 14वें शिखर सम्मेलन में व्यापार, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, स्वास्थ्य, परंपरागत औषधि, पर्यावरण आदि के अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय मंचों पर क्या है ब्रिक्स देशों में आपसी सहयोग आदि के मुद्दे जो है चर्चा का विषय बने हुए थे। अच्छा, इसमें क्या है इसके समापन पर क्या है जारी क्या बीजिंग घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के बीच वार्ता का समर्थन किया गया और साथ ही इसमें कहा गया कि इस संबंध में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में विभिन्न स्तरों पर क्या अपना रवैया स्पष्ट किया है। फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान और सतत विकास के लिए ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण साझा योगदान को घोषणा पत्र में स्वीकार किया है और व्यापार और निवेश के प्रोत्साहन के लिए सप्लाई चेन की सुदृढ़ता पर भी बल दिया है। अच्छा, इसमें लिखा है ब्रिक्स द्वारा स्थापित जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में जो है 4 और देश जुड़े। इनका क्षेत्रीय कार्यालय भारत में स्थापित किए जाने का क्या है स्वागत घोषणा पत्र में किया गया। अच्छा, ब्रिक्स द्वारा ही विकसित क्या कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी कि CRA, एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म ERCP की प्रगति पर भी जो है संतोष घोषणा पत्र में जो है व्यक्त किया गया। कोविड-19 महामारी और अन्य चुनौतियों के बावजूद इसमें क्या है निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की एकजुटता के लिए प्रसन्नता इसमें व्यक्त की गई है। तो वर्ष 2023 में ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी अब कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है। तो इस वर्ष अगर हम बात करें 2022 के लिए, अगस्त 2022 में जारी रैंकिंग में जो है प्रमुख 173 शहरों के लिए जो है ये इंडेक्स जो है आकलित किया गया, जिसमें भारत के 2 शहर हैं जो कि है एक दिल्ली और मुंबई। इनका स्थान है 112, 117। तो दोनों शहरों की रैंकिंग जो है पिछले वर्ष की तुलना में क्या है उसमें मामूली सा सुधार आया है। ठीक है, तो पिछले वर्ष क्या था अगर हम बात करें 2021 में, तो इसमें भारत में दिल्ली और जो अगर मुंबई की बात करें तो 140 शहरों में इनकी जो रैंकिंग थी 118-19 थी। ठीक है, मतलब 118-119 थी और यहाँ पे अभी देखिए कितनी 112-117 हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रैंकिंग में सर्वोच्च यानी कि 99.1 मान जो है के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया का शहर है जिसका नाम है वियना, ये टॉप पर है और कोपेनहेगन और क्या है ज्यूरिक दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देख लिया हमने। अब इस रैंकिंग में क्या है शीर्ष 2 स्थान क्रमशः क्या है ऑकलैंड और क्या है ओसाका यानी कि जापान के थे। यानी कि अगर हम बात करें 2021 की, तो अभी 2022 की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया हो गया और कोपेनहेगन डेनमार्क हो गया। इनकी रैंकिंग ये है ज्यूरिक कहाँ पे है? 3rd नंबर पे ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। फिर है कैलगरी कनाडा में है, वैंकूवर कनाडा में है, फिर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, फिर फ्रैंकफर्ट जर्मनी है, टोरंटो और कनाडा हो गया, एम्स्टर्डम नीदरलैंड का हो गया, ओसाका जापान और फिर है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हो गया। अब सबसे कम जो रहने वाली जगह है उपयुक्त 10 शहर, मतलब सबसे बेकार 10 शहरों की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है ईरान का तेहरान, फिर है कैमरून का क्या है आपका डोवाला, जिम्बाब्वे का हरारे एंड बांग्लादेश का ढाका हो गया और यहाँ हो गया पोर्ट मोरेस्बी कहाँ का है? पापुआ न्यू गिनी। एंड देन पाकिस्तान का कराची हो गया, अल्जीरिया का आपका अल्जीयर्स हो गया, फिर लीबिया का त्रिपोली हो गया, नाइजीरिया का लागोस हो गया एंड सीरिया का हो गया दमिश्क। राइट, ये सब बेकार शहर है। अच्छा, तो दमिश्क सूचकांक में 173 शहरों तथा सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सूचकांक में 173 शहरों की सूची में अगर बात करें तो सबसे नीचे है और इस सूची में सबसे निचले यानी कि 172वें स्थान पर है। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका की अगर हम बात करें तो ढाका जो है 2022 की सूची में सबसे निचले यानी कि 10 शहरों में नीचे से 7वें यानी कि 166वें और कराची जो है पाकिस्तान के नीचे से 5वें स्थान पर है, 168 पर है। ठीक है, मतलब राजधानियाँ इतनी बेकार है। तो इसने कहा रहने के लिए सबसे ख़राब 10 शहरों में क्या है? हरारे, जिम्बाब्वे, ये अभी हम पढ़ के आए, ये सब शामिल है। तो विश्व के अन्य प्रमुख शहरों में पेरिस जो है वर्ष 2022 में इस रैंकिंग में जो है मतलब अब कुछ अच्छे शहर हैं बात कर लेते हैं। तो पेरिस है 19वें स्थान पर है, मॉन्ट्रियल जो है 23वें स्थान पर, ब्रुसेल जो है 24 पे है, लंदन 33, बार्सिलोना 35 है, मैड्रिड 43 है, मिलान 49 है, न्यूयॉर्क 51 है, बीजिंग जो है 71वें स्थान पर।
फिर इसमें लिखा है कि AIU की इस वर्ष 2022 की रैंकिंग के अनुसार रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 10 शहरों में कनाडा के सर्वाधिक यानी कि 3 शहर हैं। जबकि अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड के 2 शहर हैं और एक शहर क्या है, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क का है, जर्मनी का है, नीदरलैंड का है एंड ऑस्ट्रिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है इसका आकलन जो है 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर किया जाता है। जैसे स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, इसका भारांश कितना है 25% हो गया। कल्चर एनवायरनमेंट हो गया तो इसका भारांश कितना है 25% हो गया। हेल्थ केयर हो गया 20% इसका भारांश है। शिक्षा की बात करें तो 10% है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 20% है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की। तो यहाँ पे सिडनी में एक इंस्टीट्यूट है, क्या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक। तो इसकी 2022 में इसने क्या करा, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है जारी किया। तो इसमें क्या है, कितने देश, 163 देश, और इसमें लिखा है 135वां स्थान कौन सा है, भारत का है, मतलब हम बहुत पीछे, ठीक है। अगर हम 2021 की बात करें तो 3 स्थान का सुधार आया बस, ठीक है। तो सिडनी स्थित इस संस्था की वर्ष 2022 की रिपोर्ट जो है जून 2022 में जारी हुई थी और इसमें 163 देशों के लिए ये किया गया है, ठीक है। तो इसमें लिखा है सूचकांक की दृष्टि से क्या है, विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा हो गया आपका, आइसलैंड। कहाँ पे मिलेगा आपको, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, और जो आप इधर देखेंगे ऊपर, बिल्कुल ऊपर की साइड ग्रीनलैंड के बगल में देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ग्रीनलैंड के साइड में आइसलैंड मिल जाएगा। इसके पश्चात कौन सा है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, चेक गणराज्य, जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा का स्थान आता है। अगर हम 2021 की बात करें तो जो पहले के 2 स्थान थे तो उसमें कौन सा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड थे, और डेनमार्क 3 स्थान के सुधार के पश्चात के इस वर्ष 4थे स्थान पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम 12 देशों की यहाँ पे बात करें तो आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, मतलब सबसे ऊपर अच्छे देश। तो आइसलैंड है 30 यहाँ पे है। तो आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्लोवेनिया एंड चेक गणराज्य, सिंगापुर एंड जापान है, ठीक है। अब यहाँ पे खराब स्थिति वाले देश देखिए, सबसे नीचे यहाँ पे देखिए यूक्रेन हो गया, ठीक है, सूडान हो गया, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य हो गया, सोमालिया, इराक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दक्षिणी सूडान हो गया, रूस हो गया, सीरिया, येमेन, अफगानिस्तान हो गया। अन्य प्रमुख देशों की भी रैंकिंग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे जैसे जर्मनी है 16वीं रैंक पे आता है, 18वें पे मलेशिया आ गया, 27 पे ऑस्ट्रेलिया, 30 पे ताइवान हो गया, 43 पे दक्षिण कोरिया हो गया, 60 पे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE है, 65 पे फ्रांस है, 118 पे दक्षिण अफ्रीका, 129 पे अमेरिका, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश की भी रैंकिंग देख लेते हैं। तो भूटान 19, नेपाल 73, चीन जो है 89 पे है, श्रीलंका 90, बांग्लादेश 96, भारत जो है 135 पे है, 139 पे है म्यांमार, 147 पाकिस्तान, 163 पे है आपका अफगानिस्तान। तो इसमें लिखा है पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्या है, इस रिपोर्ट में सर्वाधिक अशांति वाला देश कौन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जिसके साथ ऊपर 162 स्थान पर येमेन है और 61 पे है सीरिया। 2021 में की रिपोर्ट में क्या है, सबसे नीचे यही 3 देश थे, कौन कौन से हो गए, अफगानिस्तान, येमेन एंड सीरिया, राइट। अब इसमें भारत का इस वर्ष की रिपोर्ट में क्या है, 163 देशों में इसकी जो रैंक है 135 है। इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड क्या बोलते हैं चाइना, और क्या बोलते हैं म्यांमार है, ठीक है। तो सारी रैंक हमने देख ली। इसमें जो है म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़कर शेष सभी भारत से बेहतर स्थिति में, मतलब अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें। अब यहाँ पे लिखा पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022। तो पर्यावरण के मामले में विभिन्न देशों के निष्पादन का आकलन विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाता है। तो ये मानक देखिए, वायु प्रदूषण हो गया, पेयजल गुणवत्ता हो गई, आपका वृक्षादित आदि मानकों के आधार पर ये पर्यावरण निष्पादन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसकी जो रिपोर्ट है उसमें 180 देशों को शामिल किया गया है। अत्यधिक चिंता की बात ये हो गई कि भारत को सबसे नीचे यानी कि 180वें स्थान पर रखा गया, ठीक है। तो अगर हम 2021 की बात करें तो 180 देशों में से 168वां स्थान था भारत का, ठीक है। अब लिखा है इस रिपोर्ट में क्या कहा कि एयर क्वालिटी के बेहद खतरनाक स्तर और ग्रीन हाउस गैसेस की तेज़ी से बढ़ रहे उत्सर्जन के कारण क्या भारत को 180 देश की सूची में सबसे नीचे रखा गया है। और 2022 की इस रिपोर्ट में क्या है, भारत का जहां सबसे नीचे यानी 180वां स्थान है, वहीं पड़ोसी से अफगानिस्तान जो है 81 पे है, भूटान 85 पे, श्रीलंका 135 पे, चीन 160 है, पाकिस्तान 176 पर है, ठीक है। तो इस प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के मामले में भारत विश्व के सभी देशों में कहीं पीछे है। तो भारत के लिए 2022 की रिपोर्ट पर्यावरण संरक्षण सूचकांक क्या है, इतनी आंकलित की गई है। कोई नहीं पूछा पर्यावरण संरक्षण के मामले क्या है 2022
की ताज़ा रिपोर्ट में शीर्ष स्थान यानी कि डेनमार्क का है, और उसके बाद है ब्रिटेन, फिनलैंड का स्थान आता है। चौथे पाँचवें नंबर पे माल्टा एंड स्वीडन। ठीक है, तो कुछ और प्रमुख देश भी देख लेते हैं। फ्रांस का 12 है, जर्मनी देख लीजिए यहाँ पे, जापान न्यूजीलैंड का 26 हो गया, यूएई का आपका 39 है, अमेरिका 43 हो गया, यूक्रेन 52, कनाडा 49, कुवैत 87 हो गया, रशिया 112 हो गया, दक्षिण अफ्रीका 116वें स्थान पर है। तो शीर्ष 10 और क्या निम्नतम देशों के नाम, 10 देशों के नाम और इसके लिए क्या आकलित पर्यावरण निष्पादन सूचकांक तालिका में दर्शाए गए हैं, और भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति तालिका में प्रदर्शित की गई है, जो कि अभी हम देख लेंगे। इसलिए भारत सरकार ने क्या पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में देश को दी गई सबसे निचली यानी कि 180 रैंकिंग को स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बिल्कुल करेगा इनकार, क्योंकि इतनी बुरी तो नहीं हो सकती स्थिति। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि सूचकांक में प्रयोग किए गए सूचकांक अनुमानों अवैज्ञानिक तरीके के पर जो है आधारित है। यह मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया है कि सूचकांक में कई सूचक निराधार मान्यताओं पर आधारित है। तो अब यहाँ देखिए टॉप 10 कंट्रीज देखिए, तो डेनमार्क है, यूके, फिनलैंड, माल्टा, स्वीडन, लग्जमबर्ग है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है। ठीक है, उसके बाद बेकार देशों की बात करें सबसे नीचे, तो सूडान, टर्की, हैती और लाइबेरिया, पापुआ न्यू गिनी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, भारत सबसे नीचे। भारत और उसके पड़ोसी देशों में रैंकिंग देखिए, तो अफगानिस्तान की देख ली, भूटान की, मालदीव 113 हो गए, श्रीलंका 132 हो गया, चीन 160, ये तो हम देख चुके हैं। और सबसे नीचे जो है भारत है, वो हम जानते हैं। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट आपका है टेक सिटीज़ द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट रिपोर्ट। देखा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र की सूची में चीन के बीजिंग के बाद भारत का बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, मतलब फर्स्ट नंबर पर बीजिंग, दूसरे नंबर पर बेंगलुरु। फिर इसमें संपत्ति सलाहकार यानी कि कुशमेन एंड बैकफील्ड ने यह जानकारी दी है कि कुशमेन बैकफील्ड की टेक सिटी द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट शीर्षक वाली ये ताज़ा रिपोर्ट में जो है रियल एस्टेट और कारोबारी माहौल से जुड़े जो 14 मानदंडों के आधार पर प्रौद्योगिकी बाजार की पहचान की गई है। तो संपत्ति सलाहकार ने बयान में कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के बाद बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र है। ठीक है, फिर इसमें पिछले वित्त वर्ष के दौरान बेंगलुरु जो है इतने प्रौद्योगिकी रोजगार, ये कोई नहीं पूछ रहा, सृजन के साथ जो भारत में सबसे आगे, उसके बाद है चेन्नई, हैदराबाद देन दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद है आपका कुशमैन एंड बैकफील्ड के भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रबंध निदेशक अंशुल जैन ने कहा है कि आईटी और प्रौद्योगिकी से संचालित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति बने हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि मजबूत बाजार के साथ ही प्रमुख नीतिगत बदलावों ने भारत को वैश्विक आईटी कंपनी के लिए क्या है एक अनुकूल निवेश केंद्र बना दिया है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो क्या है रिपोर्टर्स एंड क्या है विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जो है वार्षिक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की जाती है। फ्रांस में है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, फ्रांस की है। अच्छा, इसने कहा है कि अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितने देश हो गए, 180। इसमें टॉप पर हो गया आपका नॉर्वे और सबसे नीचे हो गया उत्तरी कोरिया। ठीक है, तो टॉप 5 में अगर हम बात करें तो नॉर्वे के बाद डेनमार्क आता है। चलिए, तो नॉर्वे है, डेनमार्क, स्वीडन है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है। ठीक है, तो सबसे नीचे की बात करें तो नॉर्थ कोरिया है, आपका एरिट्रिया है, ईरान है, तुर्कमेनिया है, म्यांमार है और चाइना है। ठीक है, भारत की बात करें तो हम 150वें स्थान पे आते हैं, भूटान की बात करें 33 है, नेपाल 76 है, श्रीलंका 146वें स्थान पे है, पाकिस्तान 157 है, बांग्लादेश 162 और जो आपका चाइना है 175वें स्थान पे है। यही वही रैंकिंग है। अच्छा, तो विश्व के अन्य विकसित देशों की अगर बात करें, जर्मनी 16, कनाडा 19, फ्रांस 26 हो गया, यूके जो है आपका 24 हो गया, यूएसए 42 हो गया, जापान 71 है, रशिया जो है 155वें स्थान पे। अच्छा, विश्व के देशों में प्रेस की स्थिति के बारे में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा क्या वर्ष 2002 से क्या है ये प्रतिवर्ष जो सूचकांक है जारी होता है। अच्छा, इसमें जो स्केल है वो 0 से लेकर 100 तक होता है। ठीक है, तो 100 का स्कोर अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, 0 का बात करें तो खराब प्रदर्शन। तो स्कोर का मूल्यांकन 5 संकेतकों पे होता है। एक हो गया आपका राजनीतिक संदर्भ में हो गया, कानूनी ढांचा हो गया, आर्थिक संदर्भ हो गया, आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हो गया और ये हो गया सुरक्षा। ये पढ़ लीजिएगा एक बार सही से।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए इस टॉपिक के साथ जो है हमारा ये जो हम कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, देखिए ये हो गया समाप्त। ठीक है, यानी कि ये 3 तो हो गए समाप्त। चलिए गाइस, अब जो नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे उसमें क्या है, आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी की बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है ये 4th पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।